नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी और यह अफवाह इसलिए थी कि योगी जी के जन्मदिन पर किसी केंद्रीय मंत्री ने उनको बधाई नहीं दी और मोदी जी को लेकर भी अफवाह उसी तरह फैलाई जा रही थी जैसे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अडवाणी को लेकर के कहा जाता था कि दोनों के बीच मतभेद है, लेकिन इसको विराम मोदी जी ने दिया था अपनी बनारस की यात्रा पर। जब वाराणसी गए थे और वहां योगी जी की उन्होंने जमकर तारीफ की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो लखनऊ गए और लखनऊ में उन्होंने योगी जी की तारीफ की और उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि योगी जी की जीत ही मोदी जी की जीत है, 2022 की जीत ही ये 2024 का चुनाव का फैसला करेगी। इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली और इसके बाद हमने देखा कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में भाजपा शासित राज्यों के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनको केवल यह कहा गया था कि आप वर्चुअली इस मीटिंग को जुड़ेंगे और किसी को भी फिजिकली नहीं बुलाया गया था। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ जी को भी नहीं बुलाया गया था, लेकिन आखिरी दिनों में यानी मात्र 4 दिन पहले यह डिसीजन लिया गया और ये डिसीजन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि मोदी जी और अमित शाह जी ने ये फैसला लिया कि योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनको इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअली नहीं फिजिकली बुलाना होगा और उनको बुलाया गया। इतना ही नहीं, योगी जी ने अपने उद्बोधन में इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में का कई बार नाम लिया, काम की तारीफ की और योगी जी ने जो काम किए हैं, जिस तरह से कोविड के टाइम में मोदी जी ने स्पेशली उसके लिए कहा कि योगी जी वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद कोरोना ग्रसित होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का दौरा अपना रद्द नहीं किया और सारे प्रबंधकों को किया। इस तरह के परिश्रमी हमारे बीच में योगी आदित्यनाथ हैं और फिर उसके बाद वो हुआ जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के इतिहास में नहीं हुआ और वो ये कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसमें पहली बार एक ऐसे सदस्य से राजनीतिक प्रस्ताव पढ़वाया गया, बुलवाया गया जो अभी तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नहीं है। जी हां, उन्हीं का नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी अभी तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा की जो है उसके सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद योगी जी को यह अवसर दिया गया और अब से पहले इस काम को जो सीनियर मोस्ट लीडर होते हैं, अभी तक आपको बताएं 2 साल जो पहले मीटिंग हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा है। उसके पहले भी इसी तरह के सीनियर मोस्ट लीडरों ने उस प्रस्ताव को पढ़ा है, क्योंकि इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी का आगे का विजन होता है और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम तय किए होते हैं साल भर के लिए, उनको पढ़ना होता है, उनको बताना होता है, बोलना होता है। और एक तरह से ये एक प्रस्ताव है जिसमें आपको बताएं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उसमें 80 जो सदस्य होते हैं वो नियमित सदस्य होते हैं, 50 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं और 179 इसमें स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं, यानी वो स्थायी हैं, वो आमंत्रित हैं और कुल मिलाकर 309 सदस्यों की ये कार्यकारिणी है। अभी हाल ही में आपने देखा कि इसी कार्यकारिणी से वरुण गांधी का नाम बाहर किया गया, मेनका गांधी का नाम बाहर किया गया, लेकिन इसी में जो दिल्ली से आते हैं मनोज तिवारी, उनका नाम इसमें ऐड किया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इसमें ऐड किया गया। लेकिन सवाल यह है कि 309 सदस्यों के होते हुए गैर सदस्य योगी आदित्यनाथ से राजनीतिक प्रस्ताव क्यों पढ़ाया गया? तो जो लोग मोदी जी को जानते हैं, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कह सकता हूं कि आप याद करेंगे अगर मोदी जी के वर्किंग की स्टाइल क्या है कि जिसको आगे बढ़ाना होता है उसके बारे में कहीं रेफरेंस, कहीं चर्चा, कहीं उसकी तारीफ करेंगे और उसके बाद अचानक से एक दिन फैसला होता है, आपको लगेगा कि ये नेता अच्छा ऐसा भी हो सकता था। तो आप देखिए कि इस तरह से मोदी जी का स्टाइल है कि वो पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर कोई जिम्मेदारी देते हैं थोड़ी मोटी और उसके बाद उसको तुरंत अपने निजी बिल्कुल निकटतम व्यक्ति के रूप में उसको जिम्मेदारी बड़ी देते हैं। आप देखेंगे अगर मोदी जी का भी जो राजनीतिक सफर है 2014 के पहले का आप याद करेंगे
तो आपको उम्मीद ही नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं। 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जी केवल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते जिस तरह से गुजरात में उन्होंने काम किए वो एक रोल मॉडल था। और पूरे भारत के अंदर एक प्रदेश ऐसा गुजरात बना जिसमें जो विकास के काम हुए, जो शासन और प्रशासन लेवल पे बदलाव हुए, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई हुई, जो राजनीति में भी गुटबाजी को खत्म किया गया, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। गुजरात के अंदर राजनीति में गुटबाजी थी, केशुभाई पटेल थे, एक तरफ दूसरे थे, और ये गुटबाजी को खत्म करने में नरेंद्र मोदी जी ने जो शक्ति दिखाई, उसके कारण मोदी जी का पार्टी के अंदर ही विरोध काफी हो रहा था। लेकिन मोदी जी की विकास यात्रा को कोई नेता, चाहे बीजेपी का हो चाहे विपक्ष का हो, वो गुजरात में नहीं रोक पाया। और एक ही एजेंडे पर चले वो कि बिल्कुल मैं सत्यता के आगे, ईमानदारी के आगे किसी की नहीं सुनूंगा, भ्रष्टाचार बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। और उसके बाद आप देखेंगे जब 2014 का चुनाव था लोकसभा का, तो उस समय लोग उम्मीद क्या लगा रहे थे कि साहब अडवाणी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुरली मनोहर जोशी सीनियर हैं, ये बन सकते हैं। दो ही नाम आगे चल रहे थे, राजनाथ सिंह जी का नाम चल रहा था कि तीसरे नंबर पर राजनाथ सिंह हैं, सीनियर लीडर हैं, यूपी से आते हैं। लेकिन सबको धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम तय किया, वो नाम तय किया नरेंद्र मोदी का। आधार क्या था आज आपको समझ में आता है कि बाकी क्यों नहीं चुने गए और मोदी जी क्यों चुने गए। क्योंकि जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने अपने परिवार तक को नहीं देखा, कई बार उसकी आलोचना होती है, विपक्ष उसको हंसी में उड़ाता है कि इनकी तो पत्नी का पता नहीं, पत्नी को कभी साथ नहीं रखा, परिवार को साथ नहीं रखा। परिवार में हमने देखा है उनकी भतीजी, भांजी, भाई किस तरह से साधारण जीवन जीते हैं, और मोदी जी की कोठी में कभी भी उनका आना जाना नहीं है। यहाँ तक कि कभी बार तो वो अपना परिचय भी नहीं देते कि हम मोदी जी के भाई हैं, नरेंद्र मोदी के भाई हैं। और क्योंकि उनको पता है कि कोई सिफारिश उनका भाई नरेंद्र मोदी किसी सरकारी नौकरी के लिए या किसी काम के लिए लगाने वाले नहीं है, तो इसलिए परिचय देने का भी फायदा नहीं है। उनकी बहन का दिल्ली की घटना आपको याद होगी, जब बहन उनकी दिल्ली आई थी, भतीजी उनकी दिल्ली आई थी और उनका 3 व्हीलर से वो स्टेशन तक जा रही थी तो पर्स किसी ने छीन लिया था। ये घटना सबको याद है। देश ने कभी भी, अगर शास्त्री जी के बाद की बात करें, क्योंकि शास्त्री जी का जमाना तो बहुत पहले का था, तब सादगी आमतौर पर रहती थी, लेकिन अगर हम कांग्रेस का बाकी 50-60 साल का शासन देखें तो कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं दिखेगा जिसके परिवार वाले राजनीति के चमक धमक से इतना दूर रहे हों। ठीक इसी तरह आप याद करिए योगी जी की यात्रा। योगी जी की यात्रा एक गोरक्षपीठ धाम से शुरू होती है और उसके बाद अपने कार्य के बल पर गोरखपुर में जो उन्होंने काम किए, जिसमें हर वर्ग के लोग हैं। मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी नारे को अगर आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में गोरक्षपीठ के महंत रहते हुए हासिल कर लिया था। सभी लोगों के लिए काम करना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सबका विश्वास हासिल करना। दंगा फसाद है, आपसी झगड़ा है, वो गोरक्षपीठ में योगी आदित्यनाथ जी के सामने वो तय हो जाता था बिना थाना जाए। इस तरह से फिर वो सांसद बने और योगी आदित्यनाथ जी जो लोकप्रिय सांसद बने, उसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाइए कि समाजवादी पार्टी ने कई बार उनको परेशान करने की कोशिश की, पुलिस प्रशासन पूरा उनके विरोध में लगा दिया, लेकिन योगी जी की विकास यात्रा को रोकने में वो नाकाम रहे। और जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से जो आप काम देख रहे हैं, आज के समय में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है। कोविड के टाइम में रिकॉर्ड बनाया गया है प्रवासी मजदूरों को लेकर जो सुविधाएं दी है, और आज की डेट में रिकॉर्ड विकास के काम यदि कहीं हुए हैं पूरे देश में तो वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। चाहे वो शौचालय बने हो, चाहे वो आवास दिए गए हो, चाहे वो लोगों को डायरेक्ट पेंशन दी गई हो, किसानों को सम्मान निधि दी गई हो, सड़कें बनी हो, हाईवेज बने हो, और सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने का श्रेय भी उत्तर प्रदेश को आज हासिल है। कुछ बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ जी की काम की स्टाइल है। और इसलिए जो लोग ये आकलन कर रहे हैं कि योगी जी ही क्यों, आप देखिए कि वर्चुअल मीटिंग में सारे सीएम को जुड़ना था,
लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को 4 दिन पहले सूचना दी जाती है कि आप वर्चुअली नहीं, फिजिकली दिल्ली की इस मीटिंग में रहेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में। और फिर उसके आगे निर्मला सीतारमण से जब सवाल पूछा पत्रकारों ने कि योगी आदित्यनाथ जी को क्यों चुना गया प्रस्ताव पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, उल्टा सवाल किया, क्योंकि योगी जी पूरे देश में एक ऐसे सीएम हैं जिन्होंने सबसे बेहतर काम अपने कार्यकाल में किया है, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। यानी मोदी जी की हिस्ट्री और योगी जी की हिस्ट्री लगभग मिलती हुई है, केवल वस्त्र का फर्क है। योगी जी गेरवे में नजर आते हैं क्योंकि उन्होंने संन्यास धारण किया है, मोदी जी गेरवे में नजर नहीं आते हैं क्योंकि वो गृहस्थी लेकिन सन्यासी जीवन जी रहे हैं। दोनों में एक ही समानता है कि वो अपने काम के प्रति सच्ची लगन रखते हैं, देश से प्रेम करते हैं, और दोनों ही, मैं इसमें कहने में गुरेज नहीं है कि हिंदुत्ववादी लीडर हैं, और दोनों ही लोग अपने जीवन में अपने काम के प्रति सच्चे ईमानदार हैं। परिवार उनका पूरा देश है, पूरे देश के नागरिक हैं, दोनों की यही विचारधारा है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पढ़ने की बात है, अब आप देखेंगे उनको बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में मिल सकती है। और मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के वो हैं ही, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा, ये घोषणा अमित शाह कर चुके हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह से इनको आगे बढ़ाया गया है, वो बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मिल सकती है, ये ऐसा बीजेपी के सूत्रों का कहना है। तो हम ये कह सकते हैं कि योगी जी लगातार अपने काम के जरिए देश के अंदर और विदेशों के अंदर भी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आज की डेट में यदि मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा कोई नेता लोकप्रिय है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। वंदे मातरम।